नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल में आखिरी और 8वें दौर के वोट भी पड़ गए। आज मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नॉर्थ कोलकाता जिले की 35 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इसी के साथ अब 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी के चुनावी नतीजों का रास्ता साफ हो गया है। नतीजे तो वैसे 2 मई को आएंगे, लेकिन इन चुनावों में वोटरों का रुझान क्या है ये बताने वाले एग्जिट पोल बस शुरू होने वाले हैं। हम आपको ये साफ कर दें कि एनडीटीवी ने अपनी ओर से कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, लेकिन हम आपको दूसरी जगहों पर आने वाले एग्जिट पोल दिखाएंगे और इसके बाद पोल ऑफ पोल्स भी दिखाएंगे, यानी उनका जो औसत है उसके हिसाब से क्या एक तस्वीर हो सकती है, संभावित तस्वीर, वो बताएंगे। दोहराने की जरूरत नहीं है कि सबकी नजर सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो बंगाल पर है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में सफल होंगी या बीजेपी पहली बार बंगाल में अपना परचम लहराएगी। बात करें अगर असम की, तो क्या वहां दूसरी बार बीजेपी वापस आएगी या फिर कांग्रेस, एआईयूडीएफ और दूसरे दलों का गठबंधन रंग लाएगा। अगर बीजेपी लौटेगी तो क्या सर्बानंद सोनोवाल भी मुख्यमंत्री के तौर पर लौटेंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा की सत्ता शुरू होगी, ये भी एक सवाल बड़ा है असम को लेकर। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर डीएमके पहली बार एम करुणानिधि की गैरहाजिरी में क्या एआईडीएमके को रोक पाएगी, और आपको बता दें कि एआईडीएमके भी पहली बार जयललिता के बिना चुनाव मैदान में उतरी है। और केरल की बात करें तो क्या वहां एलडीएफ फिर से वापसी करने का कारनामा कर पाएगा, जो इस सदी में पहली बार होगा। और अगर पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अब वहां की तस्वीर क्या है, क्या बीजेपी अपने सहयोगी एनआर कांग्रेस के साथ सत्ता पाने में कामयाब होगी, ये पुडुचेरी को लेकर सवाल है। वैसे आपको बताएं कि ये चुनाव बहुत लंबे चले हैं, काफी बोझिल हुए हैं। बाकी 4 राज्यों के चुनाव तो 6 अप्रैल तक निपट गए थे, लेकिन बंगाल के 8 दौर के मतदान को लेकर चुनाव आयोग को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह आरोप लगा कि इतने लंबे दौर की वजह से बहुत सारे साधनों से लैस बीजेपी को अपनी हवा बनाने का मौका मिला। यही नहीं, कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करवा पाने की वजह से उसे यानी चुनाव आयोग को अदालतों की फटकार भी झेलनी पड़ी है। मद्रास हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। बंगाल के आखिरी दौर में तमाम बड़े नेताओं ने खुद को प्रचार करने से दूर रखा और अंत में चुनाव आयोग ने खुद किसी विजय जुलूस पर रोक लगा दी। ये भी कहा कि मतगणना केंद्रों तक सिर्फ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वाले ही जा पाएंगे या फिर टीका ले चुके लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी। बहरहाल ये पूरा दौर बीत रहा है, नतीजों का वक्त है और अनुमान लगाने का भी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इन एग्जिट पोल के जो संभावित रुझान आ रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सुपर्णा मोइत्रा हैं, टीएमसी प्रवक्ता। हमारे साथ देवाशीष दास हैं जो कि चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक स्टेट्समैन के, और शुभ्रा चट्टोपाध्याय युवा नेता हैं बीजेपी की, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देवाशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 8 चरणों का चुनाव पश्चिम बंगाल ने देखा है, हालांकि यह कहा गया कि इससे पहले भी वहां पर 7 चरणों का चुनाव हो चुका है। जिस वक्त ममता बनर्जी ने 3 दशकों से चले आ रही लेफ्ट पार्टियों के शासन को खत्म किया था, खुद सत्ता में आई थी, तब 7 चरणों का चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार 8 चरणों का चुनाव, और वो भी ऐसे वक्त पर कि जब देश कोविड की जो है दूसरी लहर का कहर झेल रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली टिप्पणी तो आपकी इसी बात पर कि क्या इतना लंबा चुनाव होना चाहिए था? देवाशीष, आपसे सवाल है कि क्या इतना लंबा चुनाव होना चाहिए था? 8 चरणों का चुनाव, टीएमसी भी कहती रही कि इतना लंबा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने भी, लेफ्ट पार्टियों ने भी कहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इतना लंबा चुनाव होना चाहिए था? लगता है हमारी आवाज देवाशीष तक नहीं जा पा रही है, हम कोशिश करेंगे उन तक जाने के लिए। लेकिन हमारे साथ टीएमसी नेता भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपकी ओर से लगातार ये मांग की गई थी कि ये इतना लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए, और अब जबकि 8 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, आप क्या कहेंगे कि आगे इससे क्या सबक लेना चाहिए? आशीष जी, पहले तो मैं आपका नमन करता हूं, और जितने भी मेरे छोटे भाई शुभ्रो भी वहां पे बैठे हुए हैं, और देवाशीष जी
उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, जितने तमाम लोग देख रहे हैं उनको भी करता हूँ। अखिलेश जी, पहला तो ये कहना चाहता हूँ कि 66 दिन के बाद हम सारे एक तो सांस ले रहे हैं, क्योंकि इतना दिन से सब राजनीतिक जो दल है वो लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं लोगों के पास जाने के लिए। तो पहली सांस तो सभी अब पहली बार ले रहे हैं। अगर कोरोना से उनको सांस लेने की छुटकारा मिल जाए तो पहली बार वो सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा ये दौर चला है जी। हम लोग तृणमूल कांग्रेस का पक्ष लगातार चुनाव आयोग को बार बार ये हम लोग कह रहे थे कि ये जो चुनाव है ये छोटा कर दिया जाए, या बाद में भी हम लोगों ने उनके पास ये हमने कहा कि छठा, सप्तम या आठवीं चरण का जो चीज है उसको एक साथ जोड़ के किया जाए। इसका कारण बहुत ही सीधा साधा कारण है। कारण ये है, जिस पृष्ठभूमि के जो स्वास्थ्य संकट के जो पृष्ठभूमि में ये बिल्कुल चुनाव हो रहा है, उस पे हम लोग सोच रहे थे कि बार बार अगर ये रैलीज चलते रहेंगे, कैंपेन्स चलते रहेंगे, तो ये कोरोना को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बिल्कुल हमारा जो डर था वो सच साबित हुआ। लेकिन दादा लेकिन ये भी तो सवाल है कि जब आप लोग लेफ्ट पार्टियों को हराना चाहते थे 10 साल पहले, तब जब 7 चरणों का चुनाव हुआ तब तो आपने उसका स्वागत किया था। तब आपने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव तभी हो पाएगा जब इतने लंबे चरणों में हो, जब केंद्रीय बलों की तैनाती हो। लेकिन अब जब वही बात आपके साथ हुई तो फिर आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अखिलेश जी, आप जब कह रहे थे, आपने असत्य नहीं कहा, लेकिन आपने पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा नजरअंदाज नहीं किया। क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तब ये स्वास्थ्य संकट के पृष्ठभूमि में वो चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन जब 2021 में ये चुनाव हुआ था, इस अतिमारी के हम लोग सब गुजर रहे थे, तो इसमें 8 चरणों में ये चुनाव होना हम लोग मुनासिब नहीं समझ रहे थे। अखिलेश जी ठीक है, हमारे साथ शुभ्रा चट्टोपाध्याय भी जुड़ गए हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के। शुभ्रा जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर क्या वजह पड़ गई थी कि जब इतनी बड़ी महामारी का सामना देश कर रहा है, कोरोना का, लगातार हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इससे अछूता बचा हो, संसाधन जो है वो कम पड़ गए हैं, व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ऐसे में 8 चरणों का चुनाव करना, बड़ी बड़ी रैलियां करना, ये दावे करना कि इससे बड़ी रैली हमने आज तक कभी देखी नहीं, इस सब की क्या जरूरत थी? रहते हैं टीएमसी के जमाने में भी उतना ही डेंजर में रहते हैं टीएमसी के वायलेंस के समय। और जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया तब कोरोना का तो ऐसा सिचुएशन नहीं था। तब हर रोज हमारे पश्चिम बंगाल में 150 करके लोग पेशेंट पाए जाते थे हर रोज। तो 8 दफा इलेक्शन सिर्फ यहाँ पे इसलिए जरूरत था क्योंकि यहाँ पे जो शासक था वो शासक ऑपोजिशन के जो गला है उसको दबाना चाहता है। हम लोग जब देखते थे कि तालिबान में जब राज चलता था, अफगानिस्तान में तालिबान राज, तब वहां पे लोगों को लटका दिया जाता था मारकर। यहाँ पर भी ऐसा ही चलता था, रस्सी से पेड़ पर लटका दिया जाता है और पीठ पे लिख दिया जाता है कि ये बीजेपी करने का सजा है। तो यही एक ऐसा स्टेट है जहां पे छप्पा होता है, रिगिंग होता है, बूथ जैम होता है, बोमाबाजी होता है। आज भी हुआ है। इस कोरोना के सिचुएशन में अतिमारी से लोग मर रहे हैं और टीएमसी के लोग मानिकतला में प्रार्थी के ऊपर बम फेंका, कल्याण चौबे के ऊपर, जोड़ासा को में मीना देवी पुरोहित के कार के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो ऐसा चलता है, इसलिए तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। ये भी तो कहा गया था कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने की क्या जरूरत है। टीएमसी की ओर से तो ये कहा गया कि बाकी बचे जो चरण है उनको सबको मिला दीजिए ताकि इतनी बड़ी व्यवस्था ना करनी पड़े, लोग इकट्ठे ना हो, कोरोना ना फैले। इसलिए तो उन लोगों का बहुत अच्छा होता, अगर एक दफा में सब इलेक्शन हो जाता तो वो बड़े अच्छे से संतरास कर पाते, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ये कह चुकी है कि हमारे जो जितने वाहिनी चाहिए उतना वाहिनी हमारे पास नहीं है, वो 3 दफा का इलेक्शन एक दफा में करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है, वो कोई बीजेपी का संस्था नहीं है। संविधान तो नहीं मानते ये तृणमूल के लोग, ये लोग कोर्ट नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन नहीं मानते, एनआईए नहीं मानते, सीबीआई नहीं मानते। अगर मानते हैं तो उसे ममता बनर्जी के भतीजे को मानते हैं। ममता बनर्जी का जो बोल दिया वही रूल बन जाता है। चुनाव हो गए, अब तो ये सब बातें छोड़ दीजिए। अब आप एग्जिट पोल के जो रुझान है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं देबाशीष दास के पास जाना चाहूंगा। मुझे बताया कि अब वो जुड़ गए हैं। देबाशीष जी, आप सुन रहे होंगे
टीएमसी और बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। एक चुनाव आयोग का समर्थन कर रहा है, एक विरोध कर रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि आज से 10 साल पहले भी 7 चरणों का चुनाव कलकत्ता में, बंगाल में उन्होंने देखा कि हुआ, आज 10 साल बाद फिर वही परिस्थिति बनी, सबसे लंबा 8 चरणों का चुनाव हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे वक्त पर जब देश कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहा था, क्या जरूरी था कि इतने लंबे चुनाव कराए जाए? सर, जरूरी तो यही है, जो लोग वोट देंगे अपना सरकार बनाएंगे, जो पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो सरकार में आएंगे। निर्वाचन कमीशन का काम है बूथ में लोग जाए, वोट दीजिए, अपना का जो राय है वो देने। लेकिन 7 दफा 8 दफा कितना फेज होना चाहिए उसका निर्वाचन कमीशन तैयार करता है। लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको मानना चाहिए। पहले कोरोना का तरफ जो महामारी था वो नहीं था देश में, तब जो सिचुएशन निर्वाचन कमीशन को ये सोचना चाहिए था, ये खेल तो हो रहा है, स्लोगन चल रहा है खेला अब, लेकिन अभी खेला किसका हो रहा है? अभी तो कोरोना का खेला हो रहा है। इतना डेथ टोल हो रहा है, साल 77 आदमी बंगाल के मर गया है। बिल्कुल, तो ये बहुत दुख की बात है। तो हम सोच रहे हैं, हम रहे आप रहे तो अपना सरकार बनेगा। सरकार किसके लिए है? आम आदमी के लिए है। जब आम आदमी उसका तबीयत अच्छा नहीं है, वो टेंशन में है, वो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो कोशिश कर रहा है जिंदगी जीने के लिए, तो अब वोट क्या होगा? सरकार बनाने के लिए जो सरकार हमको देखेंगे, हमारा अच्छा देखेंगे तब तो होगा। तब ये निर्वाचन कमीशन जरूर जो लाइफ में है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्र का जो संतान, जिसको संतान बोलता है, चिल्ड्रन बोलता है, हम जो वहां पर रहता है, वो अच्छा नहीं रहेगा तो सरकार किसका काम करेंगे? तो थोड़ा निर्वाचन कमीशन ने गंभीर रूप से सोचना चाहिए था। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस भी डिमांड किया था, लेफ्ट भी डिमांड किया था, कांग्रेस भी डिमांड किया था, थोड़ा फेज कम होने से अच्छा होता है। पैरामिलिट्री फोर्स और डिप्लॉयड बिल्कुल। तो देवाशीष दास कह रहे हैं कि अगर जो परिस्थितियां बनी हैं उनका ध्यान रखा जाता तो बेहतर होता, जनता को भी इससे राहत मिलती। बहरहाल अब चुनाव हो गए हैं, काफी लंबे चुनाव चले हैं, 8 चरणों के चुनाव चले हैं और अब एग्जिट पोल के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं अलग अलग चैनल पर। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी ने अपनी ओर से कोई एग्जिट पोल नहीं किया है। हम बाकी चैनल्स पे जो एग्जिट पोल चल रहा है वही तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको ये भी बताएंगे पोल ऑफ पोल्स, यानी सारे जो एग्जिट पोल आए हैं इनका एक औसत क्या है, वो बताएंगे कि उसके हिसाब से क्या तस्वीर बन सकती है। ये सिर्फ भविष्यवाणी है, असली नतीजे तो 2 मई को आएंगे। लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो 5 राज्यों के एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा नजरें किसी की पर लगी हैं तो वह है बंगाल के ऊपर, और शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी अपना किला बचा लें। ये एग्जिट पोल के भी शुरुआती रुझान है, क्योंकि थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल फिर से अपनी एक भविष्यवाणी देंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। सुपर्णा मोहित्रा प्रवक्ता हैं टीएमसी के, देवाशीष दास हैं जो कि चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक स्टेट्समैन के, और शुभ्रा चट्टोपाध्याय हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के। शुभ्रा, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। काफी कड़वी लड़ाई थी, हमने देखा कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप किए गए, हर तरह का जो दांव है उसको आजमा लिया गया। लेकिन एग्जिट पोल के रुझान तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चाहे जो भी पैंतरा अपनाया हो, लेकिन फिर भी बंगाल की जनता तो ममता जी के साथ ही खड़ी है। आज मैं पिछले वीडियो देख रहा था, तब बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो सारे एग्जिट पोल ये बता दिया कि बीजेपी वहां पे हार रही है। यूपी में 2017 साल में सबसे ज्यादा एग्जिट पोल जिन्होंने किया उन लोगों ने दिखाया कि बीजेपी को सिर्फ 160 सीट मिल रहे हैं, पर बीजेपी को मिला 325। गुजरात में भी वो बता चुके थे कि बीजेपी हार रही है। तो ये सब जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल पे तो हम यकीन नहीं करते। हम लोगों को पूरा यकीन है पश्चिम बंगाल के ऊपर तृणमूल ने जो अत्याचार किया 10 साल से उनके ऊपर। हम लोगों ने पूरा यकीन है उन युवाओं के ऊपर जिनको टीएमसी ने बेरोजगारी दिया और भूमिपुत्रों का भूमि छोड़ना पड़ रहा है। 40 लाख माइग्रेंट लेबर है इस पश्चिम बंगाल से, ये सारे टीएमसी के खिलाफ वोट कर चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में आज जो सिचुएशन चल रहा है, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रही है। 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आज एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि ममता दीदी आ रही है, 2 तारीख को इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि बीजेपी सत्ता में आ रही है पहली बार।
हमें ठीक पूरा है। सुपर्णा मोहित्रा हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। सुपर्णा जी, अभी हम देख रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं ये भी शुरुआती रुझान है एग्जिट पोल के। बताया गया कि सुपर्णा जी थोड़ी देर बाद फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। देवाशीष दास चीफ रिपोर्टर है दैनिक स्टेट्समैन के, मैं उनके पास आना चाहूंगा। देवाशीष, एग्जिट पोल के ये जो रुझान आ रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी सत्ता में शायद वापसी कर लें, हालांकि बीजेपी ने उनको कड़ी टक्कर दी है, कम से कम ये आंकड़े बता रहे हैं। देवाशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुपर्णा मोहित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बताया गया है कि सुपर्णा मोहित्रा हमारे साथ वापस आ गए। सुपर्णा दादा, ये जो एग्जिट पोल के शुरुआती रुझान आ रहे हैं ये इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी वापसी कर सकती है, लेकिन ये भी तस्वीर बता रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी ने काफी कड़ी टक्कर दी है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि बिहार में जैसा हुआ था, जिस बात का जिक्र अभी देवाशीष भी कर रहे थे, कि फिर से एक बार हो सकता है कि बिहार जैसा ही कुछ एग्जिट पोल का रुझान हो और जो असली तस्वीर है वो कुछ दूसरी आए? अखिलेश जी, वैसे तो रुझान खुश होना चाहिए, लेकिन निर्ज्ञान मतानुमान के बारे में ना हम खुश होते हैं ना हम दुख मनाते हैं। ये शायद समय या तजुर्बा हम लोग को ये सिखाते हैं। और शुभ्रा चट्टोपाध्याय एक युवा नेता है और मेरा ईश्वर से मैं यही चाहता हूं कि वो और भी जिंदगी में आगे जाए, क्योंकि इस देश के जो प्रमुख है नरेंद्र मोदी जी, लाखों शुभ्रों के हाथ वो छोड़ चुके हैं। तो अभी वो छोड़ चुके हैं तो वो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं और सब मिलकर हमको देखना पड़ेगा कि शुभ्रो जैसे जितने होनहार इतने युवा को हम लोग कैसे आगे लेके जा पाए। और हम समझते हैं कि जनता तीसरी बार हमें बंगाल वापस भेजेगी, ये हमारा तजुर्बा कहता है, ये रुझान नहीं कह रहे, ये तजुर्बा कहते हैं। और सबके साथ कि बीजेपी 100 के पार तो हो रही है, तो ऐसे में जो आपके मुख्य रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि अगर बीजेपी 100 के पार हो जाएगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, तो अब फिर क्या होगा? एक बात मैं बता सकता हूँ सुपर्णो सर, मैं एक बात बता सकता हूँ। एक मिनट, ये जो सवाल मैंने पूछा है इसका जवाब दे लेने दीजिए सुपर्णा जी। अखिलेश जी, अगर वो हाँ अखिलेश जी, पहला चीज आपने खुद कहा कि ये बहुत ही दिन में जब क्रिकेट मैच शुरुआत होता है तो ये काफी जो पहला जो 2 गेंद जो फास्ट बॉलर डालते हैं ये वो समय है। अभी धीरे धीरे उसको आगे जाने दीजिए और शाम को इस विषय में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि जो रणनीतिकार है वो किस पेशे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये उनका जाति निजी सिद्धांत है, उस विषय में मैं अपना कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस बारे में कोई शुभ्रा भी आपको कुछ जवाब देना चाहते थे, लेकिन मैं उनके पास आऊंगा, पर उससे पहले मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो 4 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सबकी नजरें 2 तारीख को क्या होगा इस पर लगी हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी बंगाल को लेकर है और एग्जिट पोल ये भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि 1-2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी भी वहां पर कर रहे हैं। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मिक्स्ड ट्रेंड्स जो है वो एग्जिट पोल के आ रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं शुभ्रा चट्टोपाध्याय के पास चलना चाहूंगा। शुभ्रा, आप ब्रेक में जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे। वो सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर के मैंने सवाल पूछा था कि जिनकी भविष्यवाणी ये थी कि बीजेपी 100 सीटें पार नहीं कर पाएगी, अगर ऐसा किया तो वो ये जो काम करते हैं चुनावी रणनीति बनाने का, इस काम को वो छोड़ देंगे। एक्चुअली प्रशांत किशोर तो ट्विटर में ये लिखते हैं, फेसबुक में ये लिखते हैं, जब स्पीच देते हैं तब बोलते हैं कि टीएमसी को मैं सत्ता में लाऊंगा। वो एक व्यापारी है, टीएमसी से पैसा लेकर काम करती है, लेकिन उनका जो ऑडियो क्लिप सामने आया, शायद आपने भी सुना होगा कि वहां पे वो साफ ये कह चुके हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, मथुआ संप्रदाय बीजेपी के साथ है, एसी संप्रदाय बीजेपी के साथ है, मोदी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है और टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप
आज आप एग्जिट पोल का बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के एग्जिट पोल कौन करता है? वो प्रशांत किशोर ही करता है। इंटरनल एग्जिट पोल तो उन्हीं के जरिए टीएमसी को मिलता तो है। आपके सर्वे पास वो ये करते आधार हैं। क्या है? क्या आधार है जिसके आधार पर आप ये बोल रहे हैं कि आप जो एग्जिट पोल के ट्रेंड से इसके उलट आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है? हमारे पास जो आधार है, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि यहाँ पे टीएमसी का जो करप्शन है, जो तुष्टीकरण के राजनीति है, जो बेरोजगारी है, जो माइनॉरिटी अपीसमेंट है, जो सिंडिकेट राज चलता है, जो तोलाबाजी चलता है, टीएमसी के जो अत्याचार चलता है, इनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। ठीक है। आप हमारे ऊपर भरोसा छोड़ दीजिए कि बीजेपी नहीं आएगा, लेकिन ये जो तोलाबाज लोग हैं, सिंडिकेट राज चलाते हैं, यहाँ पे लोगों को इतना परेशान किया कि ये टीएमसी के खिलाफ वोट करेंगे। ठीक है, हमारे साथ देवाशीष दास भी जुड़ गए हैं, चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक स्टेट्समैन के। देवाशीष, अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के मिक्स से एक तरह से, हालांकि ज्यादातर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती हैं, ये उनकी अपनी भविष्यवाणी है, लेकिन आपका अपना आकलन क्या है जमीन पर? जैसा कि ये सुब्रत चट्टोपाध्याय दावा कर रहे हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम तरह के मुद्दे वो गिना रहे हैं, वहां पर बाहरी कभी मुद्दा भी एक उठा, खेला हो गई, ये नारा भी चला, आखिरकार किसका खेल वहां पर आपको लगता है कि हो सकता है? अभी जो गणतंत्र है उसमें तो अखिलेश जी आम आदमी में खेलेंगे। वो आप लोग का मतदान किया, वोट पे किया, वोट डाले अपना वोट। समीक्षा बोल रहा है ममता बनर्जी आ रहा है, बीजेपी पीछे है। बीजेपी ट्राइंग हिज लेवल वेस्ट बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, इसीलिए मोदी जी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, किंतु ग्राउंड रियलिटी ममता बनर्जी का पास है, आप बोल रहे हैं। अभी तो 2 तारीख बात पता चलेगा जब कौन सत्ता में आ रहा है, ममता जी हैट्रिक कर रहा है कि नहीं। लेकिन अभी चुनाव जो टाइम मिला, सब अच्छा से प्रचार किया है। ममता बनर्जी 10 साल काम कर रहा है, उसका जितना प्रोजेक्ट है। देवाशीष जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो पार्टी पिछले चुनाव में जिसके पास केवल 3 सीटें आई थी, ऐसा क्या हो गया 5 साल के भीतर कि वो सत्ता की बड़ी दावेदार बन गई है? सीधा उसका और टीएमसी के बीच में मुकाबला हो रहा है। 30 साल तक जिस पार्टी ने शासन किया वो हाशिए पे चली गई, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। तो ऐसे में ऐसे क्या वजह बीजेपी की इतनी बढ़त की? सर ये चेंज हुआ, लेकिन 34 ईयर्स लेफ्ट यहाँ पर था। उसके बाद जब गवर्नमेंट आया 2011 में, कांग्रेस टीएमसी एक साथ मिलकर आए थे। उसके बाद सब यूपीए गवर्नमेंट से जब टीएमसी बाहर चला गया, तो अब यहाँ पर भी सरकार से कांग्रेस बाहर चला गया था। तो उसके बाद टीएमसी का साथ तृणमूल का तो रिश्ता अच्छा ही था, लेकिन जो सिचुएशन हुआ है अभी 2016 में आप देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस 44 सीट में आए थे, 30 सीट्स में लेफ्ट आए थे। अचानक लेफ्ट यहाँ पर सेकंड पोजीशन में आ गया था, थर्ड पोजीशन में चला गया था। उसके बाद 2016 के बाद यहाँ पर 2018 में जब एगेंस्ट जो अपोजिशन जो पार्टी है, वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस थोड़ा हट गया एवं बीजेपी का राइजिंग हुआ है। 2019 में यहाँ पर 18 सीट बीजेपी को मिले थे। ठीक है, तो एक मैं जी देवाशीष जी, मैं सुपर्णा जी के पास जाना चाहूंगा। ये सवाल आपसे भी कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी का एकदम से इतना बड़ा उभार वहां पर हो रहा है कि वो आपको सीधे तौर पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, ये बात तो 2 तारीख को पता चलेगी, लेकिन आपकी नजर में क्या सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते बीजेपी 3 सीटों के बाद आज कम से कम 100 सीटें पार करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के शुरुआती रुझान के मुताबिक? सुपर्णा जी, सुपर्णा जी, आपसे सवाल। जी ये जी, सवाल मेरे लिए है। हाँ, आपके लिए ही है। देखिए, हम लोग 10 साल हम कोशिश करेंगे आप तक दोबारा पहुंचने के लिए। सुपर्णा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जैसा कि रुझान दिख रहा है, कम से कम एक बार रुझान के ऊपर नजर डाल लेते कि किस तरह के रुझान एग्जिट पोल में आ रहे हैं। उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है वहां पर कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापसी कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है कि वहां पर डीएमके, जिसने कि पहली बार करुणानिधि की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा है, वो एआईएडीएमके को सत्ता से हटा सकता है। केरल की बात करें तो वहां पर बीजेपी सत्ता में वापसी
कर सकती है, कम से कम एग्जिट पोल ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और केरल में भी एक तरह से सरप्राइज है, जहां पर कि होता आया है कि 5-5 साल के लिए सरकार होती है, बदलती है, वहां पर एलडीएफ जो कि सत्तारूढ़ गठबंधन है उसकी वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है। पुडुचेरी में जहां पर कि कांग्रेस की सरकार रही है 5 साल, चुनाव के ठीक समय पर उसकी सरकार जो अल्पमत में आ गई थी, वहां पर बीजेपी और एनआर कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आ सकता है, भविष्यवाणी की जा रही है। तो खैर सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी लोगों की वो बंगाल को लेकर ही है, तो बंगाल में क्या होता है इस पर हम लगातार नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर अगर कहीं दिख रही है तो पश्चिम बंगाल में है, जहां पर कि बीजेपी जो पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें जीती थी, वो एक बड़ी टक्कर टीएमसी को देती हुई दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश एग्जिट पोल की भविष्यवाणी ये है कि टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। अधिकांश एग्जिट पोल का रुझान ये है कि टीएमसी को 150 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती है, ये आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि नुकसान उनको करीब 60 सीटों का हो सकता है, ये भविष्यवाणी की जा रही है। लेफ्ट पार्टियों को 15 सीटें ही मिलने की बात है, जबकि बीजेपी को 100 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, ये आंकड़ा आ रहा है। असम की बात करें तो वहां पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, केवल 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। यहां पर बीजेपी को 72 सीटें मिलने की बात है, वहीं कांग्रेस को 53 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये असम और बंगाल की तस्वीर। इसके साथ साथ अगर हम आगे की बात करें तो अगला है पश्चिम बंगाल की। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी को 131 सीटों की भविष्यवाणी भी की जा रही है। ये पोल ऑफ द एग्जिट पोल्स है, यानी सारी एग्जिट पोल्स को मिला लें तो उसको एक औसत जो बनता है 131 सीटें बीजेपी को मिल सकती। तो बहरहाल ये एग्जिट पोल के रुझान है, असली नतीजा जो है वो जाहिर सी बात है कि 2 तारीख को आएगा।